मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हम 10, 15 या 20 कॉमन एरर अपलोड करते जा रहे हैं डे टू डे। वैसे आज मैंने एक शीट और तैयार किया आप लोगों के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस के हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस की एक शीट और पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मैं। आप एक बार उसको भी देख लेना, उसके बाद इसको देख लेना। दोनों वीडियो देखने के बाद कंडीशनल सेंटेंस का शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा होगा जो छूट जाए, अदरवाइज़ आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली बना पाओगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए पहले मैंने कुछ बेसिक्स बातें इसमें टाइप की हैं, जिनको आप पहले बेसिक समझेंगे इसका, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पहले मैं आपको इसका बेस थोड़ा सा समझा दूं, देन आप इजीली क्वेश्चंस को समझ पाओगे। मेरी उम्मीद है कि आप उसके बाद क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस का PYQ। और कंडीशनल सेंटेंसेस के PYQ के बाद कल मॉर्निंग में आपको PQRS की फर्स्ट सीट मिल जाएगी। शीट रेडी है, मैंने आपको जैसा कि कमिट किया था कि आपको मैं एक या दो PQRS से ज़्यादा डेली नहीं दूंगा, या तो एक या दो। आपको उसी के अंदर 10 बातें समझनी है, 15 बातें समझनी है, मतलब उस एक का पोस्टमार्टम कर देना है। और इतना पोस्टमार्टम कर देना है कि उसके बाद अगले 10 भी आपको अगर दिखाई दें तो आपको वो सब 10 के 10 अपने इस एक के अकॉर्डिंग बहुत ही लाइटली लगें, बहुत ही हल्के लगें। तो आपको एक को बहुत ढंग से समझना है, उसकी हर एक गहराई में जाना है। जितना मैं आपको समझाऊं आप उसके नोट्स बनाना साथ साथ। फिर आप PQRS या क्लोज टेस्ट, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए प्रॉब्लम बने। तो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं इस शीट को। देखिए, सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि हमें पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है। तो पढ़ने के लिए जितना मैं समझा रहा हूँ आपको नोट डाउन साथ साथ करना है। अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता है, किसी ने नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है, तो भी वो इस शीट के बाद क्वेश्चंस बना लेगा। तो आप सबसे पहले देखिए बेसिक्स क्या है, बेसिक्स समझते हैं बच्चों। दो सेंटेंस होंगे इस चैप्टर में, आपको दो वाक्य दिखाई देंगे और दोनों अधूरे वाक्य दिखाई देंगे। आपको जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य एग्जाम में दिखाई देगा, मिलेगा, तो आपको उसमें दो पार्ट मिलेंगे, दो अधूरे सेंटेंस मिलेंगे। और अधूरे सेंटेंस को हम क्लोज बोलते हैं, CLAUSE, क्लोज बोलते हैं। तो बच्चों, जैसे दो क्लोज होंगे कंडीशनल सेंटेंस के, एक ही वाक्य के अंदर दो क्लोज होंगे। क्लोज मतलब दो अधूरे वाक्य होंगे। जो पहला अधूरा वाक्य होगा, जो पहला एक्शन होगा, पहला अधूरा का मतलब आप ये मत समझिए कि जो पहले लिखा होगा, ये तो रट्टा हो जाएगा। जो पहले लिखा होगा मेरा मतलब उससे नहीं है। पहले से मेरा मतलब है जो एक्शन पहले होगा, जो काम पहले होने होगा, उस एक्शन को, उस फर्स्ट एक्शन को आपको इफ क्लोज मानना है बच्चों। आपको कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक ही वाक्य में दो छोटे छोटे यानी दो अधूरे अधूरे वाक्य मिलेंगे। दोनों अधूरे में से जो पहला अधूरा है यानी कि जो फर्स्ट एक्शन है, इट्स कॉल्ड इफ क्लोज। आपको उसे क्या कहना है? इफ क्लोज। तो बच्चों, इफ क्लोज के बारे में आप जहाँ तक मैंने अभी समझाया है इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ और हिंट देता हूँ आपको, इफ क्लोज किसे कहते हैं। बच्चों, इफ क्लोज हम उस सेंटेंस को भी कहेंगे जिसकी स्टार्टिंग इफ से हो जाए, व्हेन से हो जाए, अनटिल से, अनलेस से, प्रोवाइडेड से, सपोज से, इन सभी से जो सेंटेंस आपको स्टार्ट मिले, इट्स कॉल्ड इफ क्लोज। वो हमेशा आपका इफ क्लोज कहलाएगा बच्चों। तो मैंने आपको बताया इफ क्लोज किसे कहते हैं। अब इफ क्लोज के बाद जो दूसरा काम बच गया, जैसे कि जो फर्स्ट एक्शन है वो हमारा इफ क्लोज, और जो हमारा सेकंड एक्शन है, जो लास्ट एक्शन है, इट्स कॉल्ड मेन क्लोज। तो बच्चों, दो क्लोज होंगे, दो क्लोज को
फर्स्ट एक्शन को इफ क्लोज एंड सेकंड एक्शन को मेन क्लोज कहेंगे हम। इफ क्लोज की पहचान मैं बता चुका हूँ आपको। विच सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, सपोज एंड प्रोवाइडेड। तो आपको उस सेंटेंस को क्या मानना है? इफ क्लोज। तो बच्चों जो हमारा आज फर्स्ट रूल है, अब उसको आप इजीली समझ पाओगे। जो फर्स्ट रूल में लिखा है इफ क्लोज इज इन, अगर हमारा फर्स्ट क्लोज यानी इफ क्लोज जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो या फिफ्थ फॉर्म में हो, यानी हमारा फर्स्ट क्लोज होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में। फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं बच्चों जो V1 के साथ एसोरियस होता है। जैसे गो के साथ एसोरियस लगा दें तो गोज, कम के साथ एसोरियस लगा दें तो कम्स, इट्स कॉल्ड वी फिफ्थ। तो अगर इफ क्लोज में V1 दिया हो या V5 दिया हो तो आपको मेन क्लोज में विल या शैल में से कोई एक लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। विल या शैल में से एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड रूल देखिए बच्चों, फिर इन पे मैं कुछ सेंटेंसेस भी आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। सेकंड रूल देखिए हमारा कंडीशनल सेंटेंस का। इफ क्लोज इज इन, यानी फिर वही जो पहला एक्शन है, इफ क्लोज इज इन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इफ क्लोज हमारा यानी फर्स्ट एक्शन हमारा सेकंड फॉर्म में है बच्चों, तो आपको जो मेन क्लोज है उसे चेक करना है कि वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में है भी या नहीं। और अगर इस स्ट्रक्चर पर नहीं है तो बच्चों एरर है। सेकंड फॉर्म में इफ क्लोज होना चाहिए एंड वुड प्लस V1 में मेन क्लोज होना चाहिए। ये हमारा सेकंड रूल था। सॉरी बच्चों, थर्ड रूल जो है वो है इफ क्लोज इज इन हेड प्लस नाउन। हेड के बिल्कुल बाद आपको नाउन चेक करना है। हेड के बिल्कुल बाद नाउन, जैसे नाउन क्या होता है बच्चों? जैसे कार, जैसे फैन या पेन या हाउस, इस तरह का कोई भी वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन। तो हेड के बिल्कुल बाद आपको नाउन अगर मिलता है तो आपको इसके मेन क्लोज में बच्चों चेक करना है वुड प्लस V1। इसके मेन क्लोज में चेक करना है वुड प्लस V1। अगर ये स्ट्रक्चर है तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है, अदरवाइज एरर है। फोर्थ रूल देखिए, इफ क्लोज इज इन हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो थर्ड रूल में भी हेड था लेकिन उस हेड के बाद नाउन की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ में भी हेड है लेकिन इस हेड के बाद थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो आप हेड से पजल मत हो जाना। अगर हेड के बाद नाउन दिखे तभी आपको मेन क्लोज में चेक करना है कि वुड प्लस V1 है या नहीं है। और अगर हेड के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आपको चेक करना है मेन क्लोज में कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है भी या नहीं। बाकी एग्जाम्पल्स से करोगे, जो अभी एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। और बच्चों लास्ट रूल है इस चैप्टर का, इफ क्लोज इज इन, यानी जो हमारा फर्स्ट एक्शन है अगर वो वर्ब प्लस नाउन में हो। थर्ड रूल में लिखा था हेड प्लस नाउन, फिफ्थ रूल में लिखा है वर्ब प्लस नाउन। तो अगर वर्ब प्लस नाउन है तो मेन क्लोज को आपको चेक करना है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। अगर आपका वर्ब प्लस नाउन इफ क्लोज में है तो आपका मेन क्लोज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ऐसा है, जो मैंने 5 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, अगर ऐसा है तो आपका सेंटेंस नो एरर है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके सेंटेंस में उस पार्ट में एरर है जहाँ पर ये चीज़ चेंज की गई होंगी। चलिए इसके ऊपर कुछ इस चैप्टर्स पे जो ये 5 रूल हमने पढ़े हैं, इनके ऊपर जितने भी PYQ मुझे लगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में, हम उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आज का, इफ़ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। तो बच्चों सबसे पहले देखो आपका इफ़ क्लोज कौन सा है। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ को बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक एक चीज़ को बहुत आराम से नोट बनाओ, नोट्स बनाओ, उसके 2-3 कलर के पेन रखो अपने साथ। जो बात आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन करो, उसके बारे में लिखो। क्योंकि एक ही चीज़ को आप कितने साल पढ़ोगे, एक ही तैयारी को कितने साल करोगे। तैयारी एक ही बार में इतनी भयंकर करो कि दोबारा आपको तैयारी ना करनी पड़े, बल्कि प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़े।
अभी तो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, फिर आपको प्रमोशन के लिए पढ़ना पड़े। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि एक वर्ड है इफ़। अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई सेंटेंस इफ़, व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, सपोज से शुरू हो जाए तो वो हमारा फर्स्ट एक्शन कहलाता है, यानी हमारा वो इफ़ क्लोज कहलाता है। तो हमारा इफ़ क्लोज कौन सा है? इफ़ ही वुड रिसीव, ये हमारा इफ़ क्लोज है। एक बार मेन क्लोज को भी चेक कर लो बच्चों जाके। जैसे मेन क्लोज कहाँ से स्टार्ट है? ही से। इफ़ क्लोज हमारा इफ़ से शुरू है, इफ़ से लेकर टाइम तक एक ही सेंटेंस है। इफ़ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम, ये एक ही वाक्य है। उसके बाद जो दूसरा अधूरा वाक्य है वो है आपका ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। तो बच्चों ही वुड बी, यहाँ पे देखो वुड है और वुड के बाद जो बी है वो फर्स्ट फॉर्म है, यानी वुड प्लस V1 का रूल तो बन रहा है। लेकिन उससे पहले जो इफ़ क्लोज है उसमें भी वुड दिया है और वुड के बाद रिसीव दिया है, यानी वुड प्लस V1 का रूल यहाँ भी बन रहा है। बच्चों एक ही कंडीशनल सेंटेंस में दो बार कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अगर मैं आपको ये रटवा दूँ कि वुड नहीं आएगा तो रट्टा हो जाएगा। ना दो बार वुड आएगा, यानी इफ़ क्लोज में भी और मेन क्लोज में भी दोनों में वुड आ गया ना, गलत हो गया। ना दो बार हैड आएगा, यानी इफ़ क्लोज में भी हैड, मेन क्लोज में भी हैड, तो भी गलत। ना दो बार विल आएगा, इफ़ क्लोज में भी विल, मेन क्लोज में भी विल। तो बच्चों दो बार कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होगी। तो आपको एक नोट बना के लिखना है कि इफ़ क्लोज के अंदर हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते, हम वुड हैव का यूज़ नहीं कर सकते, हम विल और शैल का यूज़ नहीं कर सकते। अभी ये तीन बातें लिखिए। इफ़ क्लोज के पार्ट में, इफ़ क्लोज का जो पार्ट है हमारा सेंटेंस है उसमें ना वुड का यूज़ कर सकते हैं, ना वुड हैव का कर सकते हैं, ना हैड का कर सकते हैं। चलिए, यानी हमारा एरर पार्ट है इफ़ ही वुड, यहाँ से वुड हट जाएगा बच्चों, और जो रिसीव है हम उसको रिसीव्ड कर देंगे। क्यों कर देंगे? आप रूल नंबर 2 में देखना, जो अभी मैंने 5 रूल्स आपको डिस्कस किए हैं उसमें रूल नंबर 2 में लिखा था इफ़ क्लोज इज़ इन V2। अगर इफ़ क्लोज V2 में है तो मेन क्लोज वुड प्लस V1 में होगा। यानी मैं यहाँ से पहले इफ़ ही वुड को हटा दूँ, वुड को हटने के बाद बचा रिसीव, रिसीव को रिसीव्ड कर दूँ जिससे कि वो सेकंड फॉर्म बन जाए। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? इफ़ ही रिसीव्ड माई लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। तो बच्चों एरर कहाँ पे है वो भी पता चल गया होगा, और ऐसी गलती दोबारा ना हो आपके लिए, जो मैंने बताया वो भी आप समझ गए होंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ़ आई एम इन योर पोजिशन आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू दैट, नो एरर। तो प्यारे बच्चों फिर एक बार देखिए इफ़ क्लोज किसे कहेंगे इस वाक्य में, जो इफ़ से स्टार्ट है और हमारा इफ़ क्लोज पोजीशन तक है। इफ़ से लेकर पोजीशन तक हमारा इफ़ क्लोज है, और आई से लेके आई वुड से लेके दैट तक हमारा मेन क्लोज है। पहले हमने देखा इफ़ आई एम इन योर पोजीशन, तो बच्चों यहाँ पर जो एम दिया है उस एम को कभी भी आप यूज़ नहीं करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में आप कभी भी एम का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको इज एम आर में से कोई दिखता है सो यू विल हैव टू चेंज इन वोज वर, और वोज वर में से क्या? सिर्फ वर। तो बच्चों एक मोटी सी पहचान बता रहा हूँ, अगर एम दिखता है, इज दिखता है, आर दिखता है इफ़ क्लोज में, तो आपको उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ वर लिखना है। सिर्फ और सिर्फ वर लिखना है। जब भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो यू विल हैव टू चेंज ओनली इन वर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा रूल नंबर 5 है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। थर्ड देखिए, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड विल ब्लो द सर। तो यहाँ पर बच्चों हमने जो दो विल की बात की थी, दो वुड की बात की थी, दो हेड की बात की थी सेंटेंस नंबर फर्स्ट में। तो बच्चों हम दो विल, दो वुड और दो हैड कभी भी एक ही कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आपका इसमें इफ़ क्लोज कौन सा है। देखो द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ये आपका इफ़ क्लोज नहीं है, क्योंकि इफ़ क्लोज तो स्टार्ट किससे होता है बच्चों? अनटिल, अनलेस। तो यहाँ पे अनटिल दिया है दूसरे वाक्य के पहले, जहाँ से कि लिखा है अनटिल द गार्ड विल,
तो देखो यहाँ पर द गार्ड सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और जो अनटिल है वो उनके पहले आने वाला एक कंडीशनल वर्ड है। और कंडीशनल वर्ड से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या? इफ़ क्लोज। तो हमारा जो इफ़ क्लोज है वो है अनटिल वाला पार्ट, और अनटिल वाले पार्ट में से हमें विल हटाना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा। और यहाँ पे अनटिल द गार्ड के बाद आपको ब्लो को ब्लोज कर देना है, क्योंकि गार्ड एक सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर के बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फोर्थ, इफ़ अ पर्सन स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री ही वुड हैव वंडर्ड हाउ थिंग्स हैड हैपेंड एट दैट टाइम। तो बच्चों इफ़ क्लोज कौन सा आप समझ ही गए होगे 3 सेंटेंस करते करते। इफ़ क्लोज है इसमें इफ़ अ पर्सन, इफ़ अ पर्सन के बाद दिया स्टडीड, और स्टडीड हमारी है सेकंड फॉर्म। चलो चेक करते हैं आगे का सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो स्टडीड से लेकर और हिस्ट्री तक हमारा इफ़ क्लोज ही है, स्टडीड यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो हमारा आगे का वाक्य यानी मेन क्लोज वुड प्लस V1 में होना चाहिए। रूल नंबर सेकंड चेक कर लेना आप, जो मैंने 5 रूल बताए उनमें रूल नंबर सेकंड चेक करना। अगर इफ़ क्लोज में सेकंड फॉर्म है तो मेन क्लोज में वुड होना चाहिए, जबकि हमारे मेन क्लोज में वुड हैव है। इसका मतलब हम वुड हैव को देखते हुए यहाँ पर बच्चों यूज़ करेंगे इफ़ अ पर्सन हैड स्टडीड, क्योंकि आप रूल नंबर 4 में देखना कि अगर आपका इफ़ क्लोज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो आपका मेन क्लोज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फिफ्थ सेंटेंस देखो बच्चों, इफ़ आई स्टडीड, दोबारा से देखिए इफ़ क्लोज कौन सा है? जो इफ़ से शुरू है और वेल तक है, इफ़ से शुरू वेल तक। मेन क्लोज कौन सा है? जो आई से शुरू पास तक। तो बच्चों इफ़ क्लोज हमारा सेकंड फॉर्म में तो दिया है, लेकिन हमारा मेन क्लोज आपके सामने है, विल में दिया है। तो अगर हम विल के अकॉर्डिंग चलें तो स्टडीड को हमें स्टडी करना पड़ेगा। इफ़ आई स्टडी आई विल पास, इफ़ आई स्टडी प्रेजेंट हो जाएगा, आई विल पास आपका फ्यूचर हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। 6 देखिए, इफ़ आई वुड नो वट यू वॉन्टेड आई वुड हेल्प यू। देखो इस पूरे सेंटेंस में इफ़ क्लोज है कौन? इफ़ आई वुड नो वट यू वॉन्टेड, वॉन्टेड तक हमारा इफ़ ही क्लोज चल रहा है। आप इस वट को WH मत मानिए। यहाँ पे हम लोगों ने ना चीज़ों को रट लिया है। जैसे हमने वाई वैन वेयर को क्या समझ लिया कि वो WH ही है, बस वो हमेशा WH की तरह यूज़ होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूज़ पे डिपेंड करती है भाषा, आप किस वर्ड को किस जगह पर यूज़ कर रहे हो, उसका प्लेस क्या है, वो उस समय किस जगह पर यूज़ हो रहा है, किन के बीच यूज़ हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। जिसको ये चीज़ें समझ आ गई समझ लो वो इंग्लिश में मार नहीं खाएगा। तो आपको पहले ये चेक करना है कि जो यहाँ पर इफ़ से शुरू होने वाला वाक्य है हमारा, इफ़ क्लोज है जो, उसमें देखो वुड यूज़ हुआ है, और दूसरे वाले में जो आई से शुरू है और यू तक है उसमें भी वुड यूज़ हुआ है। और मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट सेंटेंस में यही चीज़ समझा के आया हूँ अभी कि 2 बार वुड, 2 बार हैड, 2 बार विल नहीं आएगा। तो किसका वुड हटेगा? इफ़ क्लोज का वुड हटेगा। इफ़ क्लोज कौन सा है? जो फर्स्ट है, यानी इफ़ आई नो, इफ़ आई नो। अब ये सेंटेंस गलत हो गया वुड हटने के बाद। क्यों गलत हो गया? रूल नंबर सेकंड देखना 5 में से, उसमें बार बार मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि बताया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी इफ़ क्लोज में, और वुड प्लस V1 मिलेगा मेन क्लोज में। तो वुड प्लस V1 तो है, लेकिन जैसे ही मैं इफ़ क्लोज का वुड हटाऊंगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा V1। तो V1 को हमें करना V2, यानी इफ़ आई न्यू दैट, न्यू यानी KNEW, इफ़ आई न्यू वट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। 7 देखिए बच्चों, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखना, ये रट्टा लगाना छोड़ दो कि जो पहला सेंटेंस है वो इफ़ क्लोज है। हमारा आई वुड अप्रिशिएट हमारा इफ़ क्लोज नहीं है, हमारा इफ़ क्लोज नहीं है बच्चों। हमारा इफ़ क्लोज शुरू हो रहा है इफ़ से। इफ़ रीडर्स के बाद दिया है वुड,
तो इफ़ रीडर्स वुड जो है वो आपका इफ़ क्लोज है, और आई वुड अप्रिशिएट आपका मेन क्लोज है। बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है कि 2 बार वुड, 2 बार हैड, 2 बार विल यूज़ नहीं होगा। तो आपको यहाँ से एक वुड हटाना होगा, और वो वुड बच्चों कौन सा होता है? इफ़ क्लोज का। इफ़ क्लोज का वुड हटेगा, सेंटेंस बनेगा इफ़ रीडर्स, और फिर जो राइट है राइट को बना दोगे आप रोट, यानी सेकंड फॉर्म। सेंटेंस 8 देखिए, इफ़ ही हैड प्लेड वेल। तो बच्चों यहाँ पे यूज़ हो रहा है हैड प्लेड, यानी कि रूल नंबर 4, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरे में देखिए ही विल हैव वोन द मैच, वहाँ पे यूज़ हो रहा है विल हैव वोन द मैच, यानी थर्ड फॉर्म भी है वोन, हैव भी है, बस विल की जगह पर वुड हो जाए। और आप इतने ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते कि आप हैव को भी बदल दो, वोन को फर्स्ट फॉर्म कर दो। आपको एक एरर, मतलब एक मिस्टेक को ठीक करने का अधिकार है। तो बच्चों आप यहाँ पर मेन वाले क्लोज में, यानी जो ही से विल हैव वाला है, उसमें ही वुड हैव कर दोगे। रूल नंबर 4 जाके देख लेना, चेक करना, उसमें लिखा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म इफ़ क्लोज में मिलेगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म मेन क्लोज में मिलेगा। तो अगर मैं इफ़ ही हैड प्लेड को ऐसे ही रहने दूं तो ठीक है, उसके बाद ही विल की जगह पे बस वुड कर दूं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का तो रूल है ही। 9 देखिए, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। इसमें बच्चों हमारा जो इफ़ क्लोज है वो है लास्ट वाला सेंटेंस, जिसमें लिखा है अनलेस। अनलेस के बाद ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, तो हमारा इफ़ क्लोज है अनलेस से शुरू होने वाला। अब आप अपनी इफ़ क्लोज को चेक करो। इफ़ क्लोज शुरू हो रहा है थिंग्स से, थिंग्स यानी वी फिफ्थ से। रूल नंबर 1, 5 में से रूल नंबर 1 जो फर्स्ट रूल बताया था, उसमें आपको क्या बताया है? इफ़ क्लोज इज इन, यानी जो फर्स्ट एक्शन है अगर वो V1 में हो या वो V5 में हो, तो आपको अपने मेन क्लोज को विल या शैल में चेंज कर लेना है। तो देखिए आपका मेन क्लोज कौन सा है? माई अंकल डज नॉट, तो आप यहाँ से डज को हटाइए और यहाँ पे विल को लगाइए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 10 देखिए, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड। बच्चों जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इतने सेंटेंस बताने के बाद तो आपके टिप्स पे हो गई होंगी चीज़ें। मेरे बोलने से पहले आप 10 सेंटेंस का एरर समझ गए होंगे कि आपको क्या चेंज करना है, किस पार्ट में गलती है। तो बच्चों पहले, लेकिन आप फिर भी पहले वही अपनी हैबिट रखो कि आपको पहले चेक करना है इफ़ क्लोज कौन सा है, मेन क्लोज कौन सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। जो ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ है ना, वो इंसान को डुबा देती है, क्योंकि डूबते तैराकी हैं, जिनको तैरना ही नहीं आता वो क्या डूबेंगे, वो तो संभल संभल के चलेंगे। तो आप बिल्कुल फ्रेशर बन के सोचिए, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एकदम ओवर मत करिए। ओवर करने के बिल्कुल बाद हम बहुत स्पीड में काम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं गलती करा देगी। तो आप रिस्क ना लें, आप एक बार वो चेक करें जो हम अब तक चेक करते हैं, यानी कि इफ़ क्लोज कौन सा है। तो इफ़ क्लोज है बच्चों बाद वाला, इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड। तो इफ़ क्लोज में कभी विल नहीं आ सकता, वुड नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, सॉरी हैड आ सकता है, हैड 2 बार नहीं आ सकता। इफ़ क्लोज में कभी वुड नहीं आएगा और विल नहीं आएगा, ये दो तो आ ही नहीं सकते। और जो वुड की बात मैंने बताई थी, 2 बार वुड नहीं आ सकता सेंटेंस में, तो एक वुड हटेगा, ठीक है, एक हेड हटेगा अगर 2 हेड है तो बच्चों बाकी ऐसा सेंटेंस और भी आएगा तो समझाऊंगा। तो आपको यहाँ से कौन सा विल हटाना है? आपको इफ़ यू विल जो है ना, इस विल को हटाना है, इफ़ क्लोज वाले को। जो मेन क्लोज में है विल वो सेम रहेगा। रूल नंबर फर्स्ट को एक बार फिर रिवाइज कर लेना, 10 सेंटेंस और अच्छे से समझ आ जाएगा। थर्ड शीट है बच्चों, थर्ड पेज जो हमारा, व्हेन आई शैल गेट बैक। अब तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए, हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ वैन से, यानी ये सेंटेंस है हमारा इफ़ क्लोज। और इफ़ क्लोज में विल शैल, जब विल नहीं आ रहा तो शैल भी नहीं आएगा। विल और शैल दोनों समझ लो एक ही हैं, फ्यूचर ही है। तो यहाँ से शैल हटा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। व्हेन आई गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। तो बच्चों जो बाद वाला सेंटेंस है ना, जो मेन क्लोज है, वो है हमारा आई शैल पे ऑफ। तो बाद वाले में तो विल और शैल आ सकते हैं, रूल नंबर फर्स्ट देखना आप। लेकिन फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट एक्शन यानी इफ़ क्लोज,
उसमें कभी भी विल शैल नहीं आ सकते, तो यहाँ से शैल हट जाएगा। सेंटेंस नंबर 12 देखिए, हैड आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। सबसे पहला काम एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस टाइम में आपको सबसे पहले चेक करना है इफ़ क्लोज। और इफ़ क्लोज के लिए मैंने 4-5 वर्ड बताए आपको। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? इफ़, व्हेन, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, सपोज। और बच्चों इस वाक्य में 12th में हमें एक भी दिखाई नहीं दिया। अगर इनमें से कोई भी दिखाई ना दे तो बच्चों फिर चेक करना क्या कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से यानी हैड से शुरू हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो देखिए 12th लिखा है हैड आई रियलाइज्ड। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए ना उसी को क्या मान लेना उस टाइम? अपना इफ़ क्लोज। तो हमारा इफ़ क्लोज है हैड आई रियलाइज्ड दैट, और हमारा जो मेन क्लोज है वो शुरू हो रहा है कहाँ से? आई वुड टेक अ टैक्सी। इफ़ क्लोज के अंदर ही यहाँ तक है हैड आई रियलाइज दैट आई वॉज सच अ लॉन्ग वे, ये तो है इफ़ क्लोज का पार्ट। मेन क्लोज का पार्ट है आई वुड टेक अ टैक्सी। तो बच्चों जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, रूल नंबर आपका 4th है ये 5 में से, जो सबसे पहले पेज पे मैंने समझाए थे। हैड प्लस अगर थर्ड फॉर्म आ जाता है तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। यानी इसमें मिस्टेक क्या है? वुड तो ठीक है, आई के बाद वुड ठीक है, लेकिन वुड के बाद एक हैव होना चाहिए और टेक की जगह पे थर्ड फॉर्म टेकन होनी चाहिए। 13 देखिए, इफ़ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स। तो बच्चों ये तो पहले ही सीख चुके आप कि कभी भी कोई इफ़ क्लोज के अंदर आपको इज़, एम, आर दिखें तो आपको उनको रिप्लेस करना है, चेंज करना है किसमें? वर में। तो बच्चों वर यहाँ पे लगाओगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 14 देखिए, इफ़ आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स ये इनकम्प्लीट टाइप हो गया, अधूरा है। चलिए इसके लिए सॉरी। 14 के लिए 15 देखिए, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर नो एरर। तो बच्चों इस 15 सेंटेंस में देखो इफ़ क्लोज है हमारा पहले वाला ही सेंटेंस, यानी इफ़ आई वॉज यू। और हमारे कभी भी इफ़ क्लोज में आपको वोज नहीं मिल सकता, वर मिलेगा। ऐसा क्यों? उसका रीज़न जानिए। बच्चों देखो अभी मैंने इससे पहले वाले 13 सेंटेंस में आपको बताया और पहले भी बताया था आज ही की इस वीडियो में कि इज़, एम, आर दिखाई दें तो आपको चेंज करना है उसको वर में। वोज में क्यों नहीं करना उसका रीज़न सुनिए। कंडीशनल सेंटेंस जो चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर का मतलब, सेंस, अर्थ क्या है? कोरी कल्पना यानी इमेजिनेशन। यानी आप चीज़ों को मान रहे हैं, चीज़ें ऐसी हैं नहीं। जैसे आपने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की सेवा करता। आप प्रधानमंत्री हैं नहीं, आप ऐसा मान ले रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो बच्चों जितने भी सेंटेंस में जहाँ पे इमेजिनेशन आती है और अगर वहाँ पे वोज आ जाए तो वो गलत क्यों है उसकी वजह सुनिए। वोज एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट शो करती है। यानी वोज जहाँ पे हमें दिखाई देता है उससे हमें बस ये पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट है। लेकिन वर के दो काम हैं। वर हमें ये भी बताता है कि वो पास्ट है, यानी वो सेंटेंस पास्ट में है, और हमें साथ साथ ये भी बताता है कि वो कोरी कल्पना यानी इमेजिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। यानी वर जब वाक्य में आता है तो वर दो काम करेगा, वोज आता है तो सिर्फ एक ही काम करेगा, पास्ट टेंस के बारे में बताने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की शीट आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है, और मुझे उम्मीद के साथ विश्वास भी है, क्योंकि ना मैं अपनी तरफ से कमी छोड़ता हूँ, जितना मुझे लगता है कि बता देना चाहिए मैं उससे कुछ ज़्यादा की कोशिश करता हूँ। और ना ही आप इनको जैसे पढ़ोगे, आप समझोगे तो आप भी प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ोगे। जो सीरियस स्टूडेंट है, जिसको अपनी लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है, वो तो टाइम पास करेगा नहीं, वो तो जितना मैंने बताया उनके एक एक चीज़ के नोट्स बनाएगा। क्योंकि बच्चों टाइम इज़ मनी। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो मनी है। अगर हम इस टाइम को ऐसे ही गवा देंगे तो आपको फिर बाद में हर एक मेरी बात याद आएगी, हर एक अपने किसी टीचर की बात याद आएगी, हर एक अपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात याद आएगी। तो ये जो टाइम है ना, इसको बहुत यूटिलाइज़ कीजिए। और बहुत यूटिलाइज़ करने का एक ही फॉर्मूला है, टाइम को सिर्फ खुद पे इन्वेस्ट करो, टाइम को किसी दूसरे पे वेस्ट मत करो।
आप खुद पे जब इन्वेस्ट करोगे ना टाइम को, तो आप बिल्ड हो जाएंगे, और आप इतना बिल्ड हो जाएंगे, इतना मॉडिफाई हो जाएंगे कि लोगों ने इतनी उम्मीद भी नहीं की होगी आपसे। लेकिन अगर आप लोगों को टाइम दोगे तो आप लोगों का मनोरंजन का साधन बन जाओगे। लोग वेट करेंगे कि वो 4 से 5 के बीच मेरे से मिलने आएगा, थोड़ी देर हम बात करेंगे, थोड़ी देर हमारा हंसना बोलना होगा, यानी आप ओनली मनोरंजन का साधन बन के रह जाएंगे। तो बच्चों, हमें मनोरंजन का साधन नहीं बनना है, हमें उन लोगों में नाम लाना है जो बिल्कुल सुपीरियर लोग होते हैं। और सुपीरियर लोगों की थिंकिंग एक ही होती है, खुद पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो खुद का टाइम वेस्ट नहीं करते कभी भी। अगर आप खुद का टाइम अब तक वेस्ट करते रहे हो तो कोई देर नहीं हुई है, अभी भी खुद पे टाइम लगाओ। 24 घंटे में से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे नहीं, बल्कि जितने घंटे दे सकते हो उतने घंटे खुद पे लगा दो। घंटे भी आपके हैं, आपका कैरियर भी आप ही का है, सब कुछ आपका खुद के लिए है। तो हमें फॉर्मेलिटी कुछ करनी ही नहीं है जब सब कुछ खुद का ही है। तो प्यारे बच्चों, दूसरों पर टाइम वेस्ट करने की बजाय खुद पे इन्वेस्ट करो, और ऐसा कुछ दिन करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि अब तक आप नाकामयाब अगर हुए, किसी वजह से आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है, तो उसकी वजह आप खुद ही होंगे। हाँ, अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे टाइम, तो आपको खुद ही लगेगा कि एग्ज़ाम जैसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाए। ठीक है बच्चों, श्री राधे, हरे कृष्णा। आप इस सीट को अच्छे से देखना, इसकी हर एक बात को नोट करना, बहुत अच्छे नोट्स बनाना, क्योंकि इस शीट के आधार पर मैं फिर एक शीट अपलोड करूँगा कभी, कंडीशनल सेंटेंस की, PYQ की। तो आपको ना शीट को देखते ही एकदम माइंड में बात आनी चाहिए, यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है पेपर में। लेकिन वो आपको ईजी लग क्यों रहा है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मोर हो चुकी है अब। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास यानी कल मॉर्निंग की क्लास में, कल मॉर्निंग की वीडियो से हम PQRS डिस्कस करना शुरू करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह, बहुत छोटी छोटी बातें, बिल्कुल 6th का लेवल लेकर। और फिर इतना लेवल लेंगे कि जो CGL CPO का भी लेवल होगा, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं, इनका तो मैं मास्टर हूँ, इनको तो मैं बिल्कुल अच्छे से कर दूंगा। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।